हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है इस दीपावली के पवित्र पर्व पर आपकी और आपके परिवार की सारी इच्छाएं पूरी हो, सब स्वस्थ रहे और खुश रहे। दोस्तों, आज मैं कोई लॉ बताऊंगा नहीं, ना ही किसी कानून की जानकारी देने आया हूं। आज हमारे जो मैं बात बता रहा हूं वह हमारे ज़िले के एक छोटे से गांव में की एक घटना है। दोस्तों, हम सब, आप, मैं और भारत के अधिकतर लोग, अधिकतर बोले तो मुझे लगता है 80% व्यक्ति हैं जो एक आम इंसान के तौर पर अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। हमारे लिए सबसे ज़रूरी होता है हमारे परिवार का पालन पोषण करना, उनकी इच्छाएं पूरी करना, उनकी खुशियाँ। हमारी आधी ज़िंदगी सिर्फ इस उम्मीद में उस दिन के इंतज़ार में बीत जाती है कि जब हम हमारा स्वयं का कोई बिजनेस करेंगे या कोई ऐसी नौकरी हमें मिले जिससे हम आसानी से हमारा जीवन व्यतीत कर सके, हमारे परिवार का पालन पोषण कर सके। और मान लो अगर वो दिन आपकी ज़िंदगी में आता है, आपकी लाइफ में आता है, तो मुझे लगता है कि लाइफ का सबसे खुशी वाला दिन वही होगा, सबसे बड़ा दिन वही होता है। मानो अगर आपके जीवन में वह दिन आए कि जब आपको जो नौकरी चाहिए या जिस बिजनेस को आप सेटअप करना चाहते हैं वो कर लो, और उसी ही दिन कुछ पुलिस वाले आपके घर पर या आपकी दुकान पर या आपको रास्ते में कहीं रोक कर गिरफ्तार कर लें ऐसे अपराध के लिए जो आपने कभी किया ही ना हो, और ना ही ऐसे अपराध की आपको कोई जानकारी हो। आप क्या करेंगे? विनती करेंगे, बार बार बात को दोहराएंगे, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। पर चाह कर भी आप अपने आप को बेगुनाह नहीं साबित कर पा रहे, तो कितना तकलीफ भरा एहसास होता है दोस्तों, हम सोच भी नहीं सकते। कुछ ऐसी ही कहानी है झाड़ोड़ी वीर सिरोही का एक छोटा सा गांव है, वहां रहने वाले लखाराम देवासी की। लखाराम देवासी ने अपने जीवन के 3.5 से 4 साल जेल में उस अपराध के लिए बिता दिए जो उसने कभी किया ही नहीं था। दोस्तों, ये तकलीफ भरी दास्तान आपके और हमारे जैसे एक साधारण व्यक्ति लखाराम देवासी की तकलीफों की और कुछ पुलिस कर्मियों के लापरवाही की है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लखाराम देवासी आपके और हमारी तरह एक साधारण व्यक्ति जो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए अपने घर से दूर गुजरात में छोटी सी नौकरी करता था। इंतज़ार कर रहा था किसी एक अच्छी नौकरी या अच्छे व्यापार की जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण और अच्छे तरीके से कर सके, उनकी इच्छाएं पूरी कर सके। वह दिन उसकी ज़िंदगी में तब आया जब उसके बड़े भाई, जो गुजरात के वापी में एक मेडिकल कंपनी में नौकरी करते थे, उन्होंने जैसे तैसे करके अपने सोर्स से लखाराम की भी नौकरी वहाँ सेट करवा दी और लखाराम को फ़ोन कर कहा पुराना काम छोड़, अपने मेरे पास आ जा, मेरे कंपनी में तेरे को नौकरी मिल गई है। शायद लखाराम के लिए ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी खुशी थी। इसलिए वह ये खुशी बांटने के लिए उसने सोचा कि एक दिन अपने गांव, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों और अपने परिवार को ये खुशी बांट कर आ जाता हूँ। तब वह गुजरात से अपने गांव के लिए रवाना हुआ। दोपहर बाद अपने गांव पहुंचा। गांव पहुंचने के बाद सबसे मिला, रात भर वहीं रुका। उसका प्लान था
कि सुबह जल्दी बस पकड़ के मैं वापी के लिए रवाना हो जाऊंगा। पर उसे नहीं पता था कि अक्सर जो हम सोचते हैं वो चीज़ नहीं होती है। वह एक दिन गांव आना उसको कितना भारी पड़ने वाला है, उसकी ज़िंदगी कैसे बदलने वाला है, यह वह नहीं जानता था। रात भर गांव में रुकने के बाद सुबह गुजरात जाने के लिए जो बस उसे पकड़नी थी, उसके लिए वह जालोर गया। जालोर बस में बैठा। बस में बैठते ही उसके ऊपर कॉल आया। लखाराम कॉल में लखाराम को बोला गया कि लखाराम कहाँ भाग रहा है खून कर कत्ल करके। तब लखाराम को लगा शायद किसी ने मेरे साथ मजाक की है, तो उसने इस बात को इग्नोर करते हुए फ़ोन पे जवाब दिया कि मैंने किसी का खून नहीं किया है, मैं वापी अपने नई नौकरी पे जा रहा हूँ। तब तक लखाराम हर चीज़ से अनजान था और वह अपनी दुनिया में खोया हुआ था, नई नौकरी की खुशियों में खोया हुआ था। बस रवाना हुई। कुछ किलोमीटर चलने के बाद आगे कुछ पुलिस वालों ने बस को रुकाया। वह अंदर घुसे, लखाराम का पूछा, लखाराम के पास गए, उसका नाम पूछा और उसे अपने साथ थाने चलने को कहा। जब लखाराम ने 2-3 बार पूछा तो उसे कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला, तो वह भी पुलिस के सामने डर गया था और साथ में चुपचाप थाने चले गया। थाने जाकर उसे बताया जाता है कि लखाराम तूने एक बुजुर्ग महिला का कत्ल कर दिया और उसके घर में सोने चांदी की लूट की है। लखाराम कई बार अपने आप को बेगुनाह बताता है, बार बार मना करता है इस अपराध से, पर उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। उसे ये भी नहीं पता था कि उसका नाम क्यों लिया जा रहा है। एक राष्ट्रीय अखबार में इंटरव्यू के मुताबिक लखाराम ने बताया कि गिरफ्तार करके उसे थाने में जब लेके गए तो उसके बाद लगातार 15 दिनों तक उसके साथ मारपीट हुई है। उसे कई दिनों तक सोने नहीं दिया जाता था। उसे इतना मारा है कि उसके पूरा बदन सूज गया था और वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। लखाराम ने ऐसा खुद एक राष्ट्रीय अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा है। 15 दिन बहुत लंबा समय होता है। 15 दिन तक हम जेल में बंद हैं और हमें पता है कि हम रोज हमारे साथ मारपीट होगी और हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, हम बेबस है। हमें सिर्फ एक ही सवाल खाया जाता है कि हम अपने आप को बेगुनाह साबित कैसे करेंगे। दोस्तों, ये बहुत गहरी तकलीफ होती। खैर, 15 दिन लगातार मारपीट के बाद लखाराम ने भी हिम्मत हार दी और जो अपराध उसने नहीं किया था उसे अपने सर पे ले लिया। अपराध सर पे लेते ही लोकल पुलिस का काम उन्हें लगा कि पूरा हो गया है, मुलजिम मिल गया है। लखाराम और अन्य कुछ व्यक्तियों को साथ भी मारपीट की थी, जिसमें से एक ने अपना अपराध अपने सर पे ले लिया था। दोनों के खिलाफ हड़बड़ाई में फटाफट में चालान पेश किया जाता है, कोर्ट में मुकदमा चलता है। अब मैंने आपको प्रोसेस तो सब बताया है कि कैसे क्या मुकदमे चलते हैं। लखाराम ने भी हिम्मत हार दी थी। सेंट्रल जेल में जाने के बाद उसने सोचा कि अब बाहर निकलने की मेरी उम्मीद शायद नहीं है, क्योंकि ना उसके पास इतना पैसा था, ना पहुंच थी कि वो किसी भी प्रकार से अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके। लखाराम ने भी भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया और चुपचाप जेल में जिस प्रकार से जीवन बीतता है बिताने लगा। पर दोस्तों, कहते हैं ना कि भगवान के घर पे देर है परंतु अंधेर नहीं। इस घटना से ये बात सामने आती, यह मुहावरा सच साबित होता है। इस घटना के बाद बहुत लंबे इंतजार के बाद लखाराम को बाहर निकलने की जो उम्मीद की रोशनी दिखी है वो तब दिखती है जब यह मामला सिरोही के विधायक श्री संयम लोढ़ा के हाथों में पहुंचता है। जब उन्हें पूरी घटना की जानकारी होती है तब श्री संयम लोढ़ा विधायक महोदय विधानसभा में इस बात को उछालते हैं, सरकार के खिलाफ इस बात को रखते हैं
और बताते हैं कि किस प्रकार से कुछ पुलिसकर्मियों की लापरवाही की वजह से एक निर्दोष व्यक्ति पिछले कई समय से जेल में बंद है। माननीय संयम लोढ़ा द्वारा विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर इतना जोर दिया जाता है कि स्वयं विधि मंत्री शांति धारीवाल जी इस बात का आश्वासन देते हैं कि इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई करते हुए री इन्वेस्टिगेशन की जाती है। री इन्वेस्टिगेशन के लिए उच्च अधिकारियों की टीम गठित की जाती है, पुलिस के उच्च अधिकारी, ताकि जांच निष्पक्ष हो सके, वापस किसी प्रकार की गड़बड़ ना हो। टीम गठित होने के बाद पूर्ण इन्वेस्टिगेशन चालू होती है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ते जाती है वैसे एक एक पहलू खुलते जाते हैं और लखाराम की बेगुनाही धीरे धीरे सामने आती है। इन्वेस्टिगेशन दोस्तों इतनी बड़ी है कि अगर मैं आपको आज वीडियो पर बताने बैठूं तो मुझे लगता है कि 5 से 6 घंटे लग जाएंगे। इतने पेजों की है, इतनी सारी गलतियां इन्वेस्टिगेशन में की गई थी जिसे री इन्वेस्टिगेशन में सामने लाई गई है, जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि लखाराम उस घटना में शामिल नहीं था। री इन्वेस्टिगेशन का अगर सार मैं बताऊं, जो सार निकला है उस सार के मुताबिक कि जिस दिन हत्या हुई उसके अगले दिन से ही थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया पुलिस प्रशासन के खिलाफ। उस विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए पुलिस वालों ने जल्दबाजी में एफआईआर में जिसका नाम आ गया था, शक के आधार पर उसे गिरफ्तार किया और यह जांचना भी सही नहीं समझा कि जिसका एफआईआर में नाम दिया गया है क्या वास्तव में उसने ये घटना अंजाम दी है, ये जुर्म, ये अपराध किया है या नहीं किया है। बस जल्दबाजी में जैसे तैसे उनको यह मुकदमा निपटाना था। एक आदमी चाहिए था जिसके ऊपर इल्जाम लग सके, वह उन्हें लखाराम देवासी के रूप में मिल गया और उन्होंने फटाफट गिरफ्तारी करके, मारपीट करके या जैसे भी उससे जुर्म स्वीकार करवा कर उस आधार पर चालान भी पेश कर दिया। सरकार द्वारा जो उच्च अधिकारियों की टीम गठित की गई थी उसके जांच के बाद लखाराम की बेगुनाही सामने आई। जांच निष्पक्ष रूप से हुई। लखाराम और उसके साथी, दोनों साथी नहीं कहूँगा उसे मैं, जो उसके साथ में जिसके ऊपर अपराध थोपा गया था, दोनों इस अपराध में शामिल नहीं होना पाया। जांच में इतनी गड़बड़ी थी, गिरफ्तारी में हो, चाहे बयानों में हो, चाहे अन्य जो भी इन्वेस्टिगेशन के एक एक तौर तरीकों में गलतियां थी, जिससे एसओजी ने आधार मानते हुए री इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट पेश की और एसओजी द्वारा लखाराम की बेल एप्लीकेशन सिरोही सेशन कोर्ट में लगाई गई जो खारिज हुई। उसके बाद 179 जाफ्ता फौजदारी के तहत एसओजी द्वारा हाई कोर्ट में लखाराम की रिहाई की एप्लीकेशन लगाई गई, जिस पर 17 जून 2022 को जाकर लखाराम को जमानत मिली है। यानी दोस्तों आज 4 सालों से, 4 साल बहुत लंबा समय होता है किसी व्यक्ति के जीवन के लिए। 4 सालों से वो उस अपराध की सजा काट रहा था जो उसने कभी किया ही नहीं था। उसकी वो तकलीफ, वो सहन शक्ति दोस्तों हम चाहकर भी नहीं समझ सकते। जिसके साथ होता है उसी को पता चलता है। जैसे हमारी मारवाड़ी में कहावत है, जन्ने लागे वन्ने सरवड़े, मतलब जिसको चोट लगती है उसी को दर्द का एहसास होता है। वो तो शुक्र है कि सिरोही विधायक माननीय संयम लोढ़ा जी का, जो इस मुद्दे के सामने आते ही उन्होंने तुरंत तौर पर कार्रवाई करते हुए विधानसभा में मुद्दे को उठाया और री इन्वेस्टिगेशन करवाई। इसके अलावा जब री इन्वेस्टिगेशन में लखाराम निर्दोष पाया गया तब माननीय विधायक द्वारा लखाराम और उसके साथ में फंसे अन्य व्यक्ति को सरकार की ओर से 5-5 लाख रुपए का मुआवजा भी दिलाया गया और जिन्होंने पहले इन्वेस्टिगेशन की थी उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की।
मानता हूं दोस्तों के 5-5 लाख रुपए उसके जीवन के उस 4 साल को वापस नहीं ला सकते, उसके वो तकलीफ उस दर्द को वापस नहीं ला सकते, पर दोस्तों 5 लाख रुपए से वो अपनी नई शुरुआत कर सकता है। इसलिए शायद आज वो बाहर निकलते ही सबसे पहले विधायक महोदय से ही मिलने गया और मिलते ही उसकी आंख में आंसू आ गए। उसके पास शब्द नहीं थे कि वो किस प्रकार से शुक्रिया अदा कर सके, जिस पर विधायक महोदय ने उसे जवाब देते हुए कहा था, सत्य को छुपाया जा सकता है परंतु सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता। और ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। सच कुछ समय तक छुप सकता है, झूठ कुछ समय तक हावी रह सकता है, परंतु सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता। ये तो थी लखाराम की स्टोरी दोस्तों। ऐसी कई और भी स्टोरी है। लखाराम की किस्मत अच्छी रही कि विधायक संयम लोढ़ा के पास उसका मामला पहुंचा और उनके प्रयासों से वह आज बाहर है, जमानत पर रिहा है और उसे सरकार की ओर से 5 लाख की आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। पर आज भी ऐसे बहुत से निर्दोष व्यक्ति है जो कुछ पुलिस वालों की लापरवाही की वजह से आज भी जेल में है। लखाराम को तो 5 लाख मिल गए और उसे जमानत भी मिल गई, हालांकि उसे पेशियों पे जाना पड़ता है, पर उसके जीवन के जो 4 साल खराब हुए हैं और वह जिसकी गलती से हुआ है उसके ऊपर कोई कार्रवाई कब होगी, और अगर हो गई है, वैसे हुई नहीं है जहाँ तक मुझे पता है, तो क्या हुई है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि क्या कार्रवाई ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ होनी चाहिए। एक सरकारी अधिकारी या सरकारी व्यक्ति के ऊपर जो जिम्मेदारियां होती है वह उससे मुंह नहीं फेर सकता। उसकी एक छोटी सी लापरवाही एक आम व्यक्ति को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, ये आज वह भूल चुके हैं। मेरा बस निवेदन है कि अपना कर्तव्य सही रूप से निभाएं, तो भगवान भी आपका साथ देगा, आपको मुसीबतों से दूर रखेगा। आज का वीडियो यहीं तक ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, हैप्पी दीपावली।